विस्तार से इस पूरे मामले पर मेरे साथ बने हुए थे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं केंद्र सरकार के उस फैसले की जो फैसला आरएसएस को लेकर दिया गया है। तो संघ को लेकर यानी कि आरएसएस को लेकर क्या सोचता है देश? आरएसएस को लेकर केंद्र सरकार के एक फैसले की हम बात कर रहे हैं। 58 साल पहले इंदिरा गांधी सरकार ने एक फैसला किया था। फैसला था आरएसएस के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारी नहीं जाएंगे, आरएसएस के किसी भी गतिविधियों में वो शामिल नहीं होंगे। लेकिन अब मोदी सरकार ने आरएसएस पर लगे उस बैन को हटा दिया है। सरकारी कर्मचारी अब संघ के सदस्य बन सकेंगे, लेकिन इस फैसले के से विपक्ष नाराज हो गया है। सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने लगा है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया है कि सरकारी दफ्तरों में बैकडोर से आरएसएस की एंट्री कराई जा रही है। लेकिन सरकार के इस फैसले को लेकर देश क्या सोचता है, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले सुनिए आरएसएस को लेकर केंद्र के फैसले को लेकर किस तरीके से बयानबाजी हो रही है। जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से लिया था, उसका हटना एक स्वागत का निर्णय है और मैं समझता हूं ये इस प्रकार के देशभक्त और सामाजिक संस्थाओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सोच जो लगातार नकारात्मक रही है। देखिए, आरएसएस पर महात्मा गांधी के कत्ल के बाद सरदार पटेल ने और नेहरू की हुकूमत ने उन पर बैन लगाया। उन पर बैन इसलिए निकाला गया क्योंकि उनको ये मानना पड़ा कि वो भारत के संविधान को मानेंगे, वो भारत के नेशनल फ्लैग को मानेंगे और उनको अपना एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ा और उसमें कई कंडीशंस थे जो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। मुझे तो ये आरएसएस और भाजपा की जुगलबंदी लगती है। कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने जो टिप्पणी उठाई भगवान को लेकर, सुपरमैन को लेकर, उनकी नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए आज भाजपा सरकार इस प्रकार के रूलिंग निकाल रही है। और हमें पता है चाहे यूपीएससी में हो चाहे एनटीए में हो, आज देश की जो दुर्दशा है वो इसलिए ही है क्योंकि आरएसएस के लोग अब सरकार के हर वर्ग में घुस रहे हैं। कोई भी सियासत करे ये देश के लिए स्वागत योग्य कदम है और इसलिए कांग्रेस तो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और आरएसएस इस दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है जिसने इस देश के लिए, भारत माता के लिए हमेशा त्याग और बलिदान किया, अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए जो ओवैसी जैसे लोग या कांग्रेस जैसे लोग जो हमेशा देश के लिए तुष्टीकरण की ही राजनीति करते रहे, ऐसे लोगों की बात तो सुनने की जरूरत नहीं है। आपने इन तमाम बयानों को सुन लिया। केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला 58 साल बाद आया। हालांकि इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी रही, लेकिन उन सरकारों ने भी ये फैसला नहीं लिया जो फैसला मोदी सरकार ने लिया। 9 जुलाई को कार्मिक मंत्रालय यानी कि डीओपीटी मंत्रालय ने यह फैसला किया है जो कि खुद नरेंद्र मोदी के पास आता है। असल में डीओपीटी मिनिस्टर के मंत्री खुद प्रधानमंत्री होते हैं। अब इसे लेकर विपक्ष तरह तरह की बातें कर रहा है, बयानबाजी कर रहा है। कुछ लोगों का कहना था कि बीजेपी जिन्हें अपना आदर्श मानती है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही संघ पर बैन लगाया था अपने हस्ताक्षर से। और महात्मा गांधी की हत्या जब की गई थी नाथूराम गोडसे ने, उसके बाद बैन लगा था। तो क्या महात्मा गांधी की हत्या करने वालों को ये सरकार उपकृत करना चाहती है? कई सारे सवाल इसे लेकर उमड़ रहे थे। उन सवालों को लेकर हम जनता के बीच गए, हमने वो सवाल पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। वो सवाल आपके सामने। पहला सवाल, केंद्र सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगा बैन हटा दिया है, इस पर आपकी राय क्या है? ये पहला सवाल हमने पूछा। 70% लोगों ने कहा सही फैसला,
17% लोगों ने कहा गलत फैसला और 13% लोग पुनर्विचार की बात कर रहे थे। चर्चा कर लेते हैं। रमन मलिक बीजेपी नेता हमारे साथ होंगे, जगदीश शर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, युवराज पोखराणा स्तंभकार हमारे साथ होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जगदीश शर्मा से, जो कि कांग्रेस नेता है। जगदीश जी, केंद्र सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, केंद्र सरकार को तो फैसला करना था। जी। वो जब एक चर्चा चली थी कि संविधान बदल देंगे, तो यही तो संविधान बदल के करना था। जनता ने बहुमत दिया, अभी इस तरीके से काम करने लगे हैं। भाई, नेहरू जी और सरदार पटेल ने जब बैन लगा, कोई कारण तो रहा होगा। मोदी जी से पहले अटल जी भी प्रधानमंत्री, तो भी बैन नहीं खोला। कहने के मैं समझता हूँ ऐसी संस्था का हमेशा विरोध करना चाहिए जो कई सालों तक भारत का झंडा न लहराए और झंडे का अपमान करे। कहने के मैं समझता हूँ मोदी जी दबाव में, प्रेशर में संघ के, जैसे संघ के जो मेन है भागवत जी ने जिस तरह से मोदी का गुणगान करा है, भगवान से भी ऊपर बनना चाहते हैं धरती पर कुछ लोग, तो उसको बैलेंस करने के लिए, और जिस तरह से मोदी जी बुरी तरह हारे हैं उसका भी बैलेंस करने के लिए सरकार, मोदी सरकार संघ को खुश करने में लगी है। उनको नहीं पता, ये तो इसी तरह के फैसले करेंगे। हिंदू मुसलमान और संघ का अपनी गारंटी की तो चर्चा विचार ही नहीं करते कि अब भारत कहां जा रहा है, क्या स्थिति है, महंगाई को लेकर, नहीं, आज बोला देश को आज लेकर, देश कोई के चर्चा प्रधानमंत्री नहीं है। और नरेंद्र यही मोदी नई जब डिबेट अपना देश के संसद सामने में लानी जाने है, से पहले सुना रहे हैं। संबोधन कर रहे थे, मीडिया से मुखातिब थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो देश को गारंटी दी है, मैं उन गारंटियों पर काम करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन विपक्ष मेरा गला घोंट रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। भाई, ये तो पत्रकार महोदय आप ही जानते हैं कि गला मोदी जी घोट रहे हैं देश का, विपक्ष का, या विपक्ष घोट रहा है, तो मजाक सा कर रहे हैं। जैसे आज इनके मंत्री ने कह दिया कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ, सरेआम झूठ बोल दिया है। कहना क्या मैं समझता हूँ मोदी जी जो करते थोपते देश पर, विपक्ष के ऊपर है। पिछले 14 सालों में बता दिए मोदी ने कौन सी गारंटी की बात करी है। जो कहा, खुद ही कहा कि मैं अच्छे दिन लाऊंगा, जहाज में घुमाऊंगा, महिलाओं का। अरे खुद क्यों कहते हो जब नहीं कर सकते? तो मत कहो, खुद ही कहते हैं, खुद ही गला घोटते हैं और आरोप राहुल गांधी विपक्ष में लगाते हैं। कई बार तो नेहरू जी पे चला जाते हैं, इंदिरा जी पे चले जाते हैं। वर्तमान की बात नहीं करते हैं, हालात पर देश की बात नहीं करते हैं, हमेशा चुनाव मूड में रहते हैं और लोग को डराने में रहते हैं। कभी योगी जी, कभी मोदी जी, हालात छिपे नहीं है। आप बता दिए एक भी मोदी की गारंटी कौन सी कामयाब हुई? अच्छे दिन की, काले धन की, 15 लाख की, आप बताना, आप तो पत्रकार हैं। एक गारंटी पूरी हो गई उनकी, नहीं, एक गारंटी उनकी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि आज़ादी के 60 सालों में ये तीसरी बार है जब किसी राजनीतिक दल की लगातार सरकार आई है। ये तो गारंटी है ना। एक बार तो देश ने देख लिया कैसे आई है। यूएम की सरकार है, पीएम की सरकार है, धोखेबाजी की सरकार है, लोकतंत्र को लूट की सरकार है, तो सबने देखा 14 साल में। और बार बार अपना मुंह में मिट्ठू बन रहे हैं, तीसरी बार है, तीसरी बार। अरे भाई, गलती से आ भी गई है तो आप काम करो ना जनता से के वादों पर। चलिए एक और सवाल, परेशान हो रहे हैं खुद ही। जगदीश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, एक और सवाल ले लेते हैं जो सर्वे में हमने पूछा। वो सवाल था कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस राज में दमन का शिकार होना पड़ा है? 66% लोगों ने कहा हाँ होना पड़ा है, 27% लोगों ने कहा नहीं होना पड़ा और 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने दर्शकों से पूछा, और वो सवाल था कि सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने का असर क्या होगा। 18% लोगों ने कहा कि राजनीतिक खेमेबाजी बढ़ेगी, 18% लोगों ने कहा निष्पक्षता पर सवाल उठेगा, 56% लोगों ने कहा कि इससे बीजेपी को फायदा होगा और 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हमारे साथ जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं। जगदीश जी, इसके पहले मैं सुन रहा था संसद में जो बात रख रही थी उद्धव गुट की जो सांसद हैं शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, वो ये कह रही थी कि केंद्रीय एजेंसियां पहले ही बीजेपी और आरएसएस का बन के काम कर रही हैं। अब तो संपूर्ण केंद्रीय कर्मचारियों को ये मैसेज चला गया है कि आप आइए बीजेपी के लिए काम कीजिए। ऐसा है क्या वाकई? बिल्कुल ठीक कह रही थी। आप देखें ना, 14 साल में कितने लोगों को नौकरी दे दी है। सबका साथ, सबका विकास बात करते हैं। हर डिपार्टमेंट में अंदर नीचे खेमे पर आरएसएस को भरा जा रहा है, ठेकेदारी के माध्यम से, अपनी सिफारिश के माध्यम से। छोटी सी बात और बता दूं मैं, अभी बनारस में कुंभ आने वाला है इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में अभी से टोटल गुजरात के व्यापारी वहां पहुंच गए। वहां लोग परेशान हैं। यूपी के बनारस के जितने भी व्यापारी परेशान हैं, उनको काम ही नहीं मिल रहा है।
हर जगह संघ के लोग और गुजरात के लोग जा रहे हैं, तो सवाल तो बड़े गंभीर लग रहे हैं। और विपक्ष के नाते सही बात है, पता आपको भी है हालात किस तरह से बदतर हो गए। बताओ किसको नौकरी दे रहे हैं? हर जगह चले और नीचे लेवल पे संघ को घुसाया जा रहा है, और संघी कौन है किसी छिपा नहीं है। जो लोग प्रधानमंत्री जी अपने लोकसभा के मंदिर में वीर सावरकर करके बोलते हैं, बड़ी शर्म आती है। तो महात्मा गांधी का अपमान करते हैं। अभी मैंने देखा एक मीटिंग लेने से पीछे महात्मा गांधी की फोटो थी। अरे भाई वहां भी सावरकर की फोटो लगा लो, ये देश में दिखावा भी क्यों कर रहे हो? खुल के कहो ना कि हम सावरकर के आदमी हैं, उनके सपोर्टर है। देश में अपनी बात रखनी चाहिए, पर गांधी की फोटो लगाकर सावरकर की चर्चा या उसका विचार लाना ही गलत है। सबको पता कि सावरकर कौन थे, वो वीर कभी नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सब चुप है चुपचाप, ये देश भी मूर्खों की तरह देख रहा है। आज धीरे धीरे सरदार पटेल का, महात्मा गांधी का, नेहरू जी का अस्तित्व खत्म करने की बात है, जिन्होंने देश को आजाद कर कुर्बानियां दी, देश को बनाया, देश के लिए काम करा। रमन मलिक बीजेपी के प्रवक्ता भी इस वक्त बीजेपी नेता रमन मलिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन मलिक के पास चलेंगे। रमन जी, विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा है ये फैसला केंद्र सरकार का कि भाई आपने संघ से प्रतिबंध क्यों हटा दिया, सभी कर्मचारी अब शाखाओं में जा सकते हैं, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। लॉजिक के हिसाब से तो साहब 1975 की इमरजेंसी के बाद कांग्रेस के साथ का पूरा देश में लगा देना चाहिए था। सबसे बड़ा जो हत्या करी संविधान की वो तो कांग्रेस ने करी, तो पूरे कांग्रेस चाहिए था कि जो भी व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा हुआ है उसको मौलिक अधिकार ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था। दूसरी चीज, सावरकर जी को वीर कहने वाली इंदिरा गांधी भी थी, तो क्या राहुल गांधी और उनके चमचे अपनी दादी को भी गाली देंगे? ये भी एक बात है सोचने की। मुझे जब लगता है 1962 के युद्ध में, अरे यार अब सुन लो, शांति रखो, इतनी जलन क्यों हो रही है? अब आप आगे सुनिए। अगर इसी प्रकार की बात है तो 1962 के जंग में से करवाना चाहते हैं डिबेट, तो मैं चले जाता हूं इनसे, एक पक्ष से बात कर लीजिए आप। बोलिए रमन जी, बोलिए। तो दूसरा विषय ये आ जाता है कि 1962 की जंग के अंदर पंडित नेहरू जो थे उन्होंने खुद संघ की वाहवाही करी थी। जो एक बैन लगाया गया था वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया गया कि वो गलत बैन था। महात्मा गांधी के हत्या का जो आरोप लगा था, इसके लिए तत्कालीन सरकार को माफी मांगनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं करा, क्योंकि प्रधानमंत्री को छोटा दिखाना हमारा कोई औचित्य नहीं था, ना हमारा कोई पक्ष था, ना मेरे को ऐसा लगता है कि संघ का कभी ऐसा पक्ष रहता। संघ में ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि मैं स्वयं गया हूँ संघ में, तो मेरे को पता है कि संघ की शिक्षाएं क्या है। तो मैं तो सिर्फ इतनी सी चीज पूछना चाहता हूँ, इस बैन हटने से आप क्या वो जो आपने इकोसिस्टम खड़ा करा था उसको हानि पहुंचेगी? जो लेफ्टिस्ट और सेंट्रलिस्ट का एक इकोसिस्टम बना था, जो भारत के विरोध में था और अंग्रेजों के, चाइना के और एंटी इंडिया फोर्सेस के, ब्रेक इंडिया ब्रिगेड के पक्ष में था, उसको दर्द होगा? किसको दर्द होगा, आप ये बताइए। ये इनसे जगदीश जी से सवाल पूछेंगे, लेकिन सर्वे का एक और सवाल हम ले लेते हैं। सर्वे का एक और सवाल था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आप किस तरह का संगठन मानते हैं? 33% लोगों ने कहा हिंदुत्ववादी संगठन, 42% लोगों ने कहा सामाजिक संगठन, 15% लोगों ने कहा राजनीतिक संगठन और 10% लोग इनमें से सभी की बात कर रहे थे। जगदीश जी, एक सवाल अभी पूछ रहे थे रमन मलिक कि क्या आप कभी संघ में गए हैं, संघ की शाखाओं में गए हैं, आपको पता है कि क्या होता है? मैं आप ही से ये सवाल पूछता हूँ। जगदीश जी, आप गए कभी शाखा में? भाई संघ में तो संघ ही जाएंगे, हम क्यों जाएंगे? भाजपा के जाएंगे? नहीं तो जब नहीं गए तो फिर क्या पता हमको क्या सिखाया जाता है? हम क्यों जाएंगे? मेरे से सवाल तो पूछना ही नहीं चाहिए। संघ ही जाएंगे और भाजपा के लोग जाएंगे। मोदी जी गए हैं, इनके लोग गए, जाना चाहिए इनका संगठन। मैं तो कहना चाह रहा हूँ, इस संगठन को बैन क्यों करा गया? जिस संगठन ने इतने साल भारत का झंडा नहीं फहराया। नहीं, लेकिन जगदीश जी सुनिए तो, अरे जगदीश जी सुनिए तो, याचिका के बाद हर भारतीय फ्री हुआ है झंडा फहराने के लिए। रमन मलिक साहब, आप भारत का झंडा रमन मलिक साहब व्यक्तिगत जगह पे नहीं फहरा सकते थे। रमन मलिक साहब, जब तक आप किसी मिठाई को खाकर चखेंगे नहीं,
जब तक किसी सब्जी को आप चखेंगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें नमक कितनी है, मिर्च कितनी है, ये मीठा है कि तीखा है। तो आप जब संघ की शाखा में गए ही नहीं तो आपको क्या पता चलेगा कि वहां क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है। मनु भाई, इतिहास बोलता है, इतिहास बताता है कि ये लोग कौन है। जब हमारे देश के जवान, 20 जवान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो संघी क्या कर रहे थे और महात्मा गांधी को क्यों मार दिए, ये पढ़ाया गया, पढ़ा हमने, आपने भी पढ़ा अच्छा, होगा। आप अब ये नया भारत बना रहे हैं, उसमें नई चीज दिखा रहे हैं महात्मा गांधी को। ये देखिए, इस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई थी और ये मैं जो बता रहा हूँ, कुछ टेलीविजन दिनों में पे महात्मा गांधी को भी बोल रहे प्यारा बता देंगे इस भारत का। ये ऐसे लोग आ गए हैं, ये बदला ले रहे हैं भारत से, धीरे धीरे अंदर अंदर घुस के, और ये भारत को बर्बाद खत्म करने के रास्ते पर ले जा रहे हैं। और हालात देख रहे हैं आप बताइए कहाँ भारत विश्व गुरु बन रहा है। हर जगह बुरा हाल हो रहा है, महंगाई को लेके, जीडीपी को, झूठे वादे, झूठी बात, सुबह शाम बैठ के प्रधानमंत्री जी कपड़े बदल के फटाफट तो मिला नहीं सही मायने में पैसा। तो इन्होंने देश में फटाफट क्यों नहीं दे हालात रहे पत्ते पैसा? पत्थर बना दिए हैं। बस हिंदू मुसलमान फटाफट पैसा संघ दो। यही चल रहा है। किसी राजनीति का धर्म ने किसी ऐसे संगठनों को काम करना, अपने वादों पर बात करो, भारत के लिए बात करो, भारत को बढ़ाने की बात करो, 21वीं सदी में ले जाने की बात करो। अब सुन अपने तो लो, वो मिट्टी बनते जा रहे हैं, ये देश अरे बर्बाद नहीं जगदीश जी करेगा। आप इस पर जवाब तो ले लीजिए। रमन जी जवाब जी। दीजिए। देखिए, अभी इन्होंने बोला गांधी जी की हत्या संघ ने करी, राहुल गांधी को इसी से क्या ये बोल रहे हैं आज औपचारिक तौर पे कि हाँ भैया संघ ने करी थी हत्या उनकी, आप पे केस आप लगाते हैं, अभी आपको पता लगेगा, आप जाएंगे जब कोर्ट में तो कि आपने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। अरे तुम तो देखिए, धमकी एक चीज देते हो, को सारी समझना जिंदगी चाहिए। ऐसे लगाओ, अब आप करोगे चुप क्या? करिए, अब तो आप ये चुप कैसे करके केस सुनिए। नहीं, तुम्हारा काम क्या है? ईडी, सीबीआई, तुम भी लगा लो केस और भेज लो फौज मेरे घर में। अरे ये तू तड़ाक करने वाले कौन आप अभद्र व्यक्ति को उठा लाते हैं, कैसे लोगों को? अरे बदर तो आपको केस लगाएंगे, धमका रहे हो बैठ के मेरे को, है मेरे को धमकाओगे आप बैठ के चैनल पे, केस ये लगाओगे। कानूनी बात है। चोर को चोर अगर नहीं आप कहेंगे। कोई टीवी पे बोलते हैं और मेरे को ठीक ना लगे, मैं केस लगा सकता हूँ, गला घोट दो, मैं लोकतंत्र कोर्ट का में तो। जा सकता हूँ। संविधान का मजाक उड़ा रहे हो, धमका रहे, केस लगाएंगे। संविधान ही कहता है अरे कि महात्मा कोई केस गांधी का लगा प्यारा सकते था, हैं। वीर सावरकर, कैसे वीर बोल रहे हो आप उसको? वीर सावरकर थे, उनके नाम की टिकट भी इंदिरा गांधी ने जारी अरे करी भाई थी। छोड़ो यार, वीर सावरकर थे, गांधी का त्यारा त्यार ही होगा, वीर नहीं हो सकता। आपके तो लिए वीर इंदिरा होगा, गांधी जिस तरह पागल आप थी काम क्या? कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हो देश की पूर्व प्रधानमंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था? बस संतुलन तो हमारे आप औपचारिक तौर पे ये कह रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। काबू नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की दादी जो थी वो पागल थी, जिसने बोल दिया वीर सावरकर वीर थे और उनके नाम की टिकट जारी करी। तुम बदनाम मत करो, इंदिरा गांधी वैसा नहीं बोलेगी। वो इंदिरा गांधी ने रिलीज करी है टिकट, आप झूठ बोलते हो। इंदिरा गांधी ने रिलीज करी है। आप झूठ बोलते हो। अपना दिमाग का कुछ इलाज करके आइए सारे बंधुवर, हिस्ट्री पढ़ के आइए। माफ करिएगा, मैं आपके ऐसे कार्यक्रम पे नहीं बैठ सकता। चलिए, मुझे लगता है कि बात बहुत आगे बढ़ गई है, बात बहुत आगे बढ़ गई है और इससे पहले के ज्यादा बात बढ़े, मैं शुक्रिया करूंगा रमन मलिक साहब का भी और शुक्रिया करूंगा जगदीश जी का भी, क्योंकि बात बहुत आगे निकल चुकी है। कुल मिलाकर एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया, उस फैसले को लेकर कई सारे सवाल तैर रहे थे और उन सवालों को लेकर हम जनता के बीच गए, लोगों ने अपनी राय दी, वो आपने देखा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। खबर यह है कि हरियाणा के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह मौजूद रहे हैं। सांसद कार्तिक शर्मा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनके साथ साथ सांसद नवीन जिंदल, कृष्ण लाल पवार भी मौजूद रहे। इसके अलावा हरियाणा के सांसद धर्मवीर सुभाष भराला भी मौजूद रहे और ये मुलाकात संसद भवन में हुई है, जहां पर हरियाणा के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। तो आपको बता दें कि संसद का सत्र शुरू हो चुका है, कल बजट भी आना है और इस बजट के दिन आज पहला दिन था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से मुखातिब होकर कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है कि हमें दल ऊपर नहीं है बल्कि देश ऊपर है, इसलिए दल से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचना चाहिए। इन बातों का जिक्र किया और आज संसद में ही हरियाणा के कई सांसदों ने मुलाकात की है। तस्वीर में साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है
मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने मुलाकात की है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। इसके साथ साथ राव इंद्रजीत सिंह, वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने मुलाकात की है। सांसद कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इसके साथ साथ कृष्णलाल पवार, सांसद नवीन जिंदल, सुभाष भराला, सांसद धर्मवीर, सभी लोगों ने संसद भवन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। और फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए अब चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।